Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing some important questions, those questions which have already come in the previous year board examinations from the chapter Cold War, because this is one of the chapters which is there in your syllabus of revision test 3 paper 1. The second chapter in for this paper 1 revision test 3 is globalization. We will discuss the questions from that chapter also, but today we will discuss with this chapter only. कोल्ड वॉर वाले चैप्टर के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सबसे पहली ज़रूरत तो इस बात की होती है कि हमें क्वेश्चन को समझना होगा. अगर हम क्वेश्चन नहीं समझे हैं तो फिर वी विल नॉट बी एबल टू राइट द आंसर करेक्टली, है ना. तो अगर आंसर सही लिखना है तो उसके लिए पहला जो रिक्वायरमेंट हमारा है कि हम क्वेश्चन को समझें. और एक इसी तरह का क्वेश्चन है जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है, जिसको समझना बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो एंड दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को मैं लिख रही हूँ और फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. ओके, द क्वेश्चन इज हाउ फार इज इट करेक्ट to say that the international alliances, how far is it correct to say that the international alliances during the Cold War era were determined by the requirement of the superpowers and the calculation of the smaller states. ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोगों को इंटरप्रेट करना होगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें पूछा क्या जा रहा है. क्वेश्चन है कि हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट द इंटरनेशनल अलायंसेज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा वर डिटरमाइंड by the requirement of the superpowers and the calculations of the smaller states. देखो, सबसे पहले तो इसमें ये समझना है कि इंटरनेशनल अलायंसेस से क्या मीन कर रहे हैं. व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनेशनल अलायंसेस? वी ऑल नो दैट दिस पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर was the period of alliances, military alliances were made. The whole world was divided into two blocks, the US bloc and the USSR bloc, or Soviet bloc. And the countries were engaged in different military alliances, like NATO was there, then Warsaw Pact was there, CHO, CENTO, all these alliances were there. ये क्या अलायंस क्या होते थे? इसमें एक जो भी सुपर पावर के तरफ का अलायंस है, लाइक अगर नेटो है तो इसमें यूएस जो है वो
उसकी ये अलायंस है ना, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनका ये अलायंस है जो कि कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी के आइडियोलॉजी पर बेस्ड थे। तो इसमें इस तरह के अलायंसेस में जो मेंबर्स होते थे वो दोनों तरह के होते थे, मतलब सुपर पावर भी मेंबर है उसका, बाकी के जो बिग पावर्स हैं, जैसे कि अगर नेटो को ही हम देख रहे हैं तो अमेरिका के साथ साथ जो और कंट्रीज हैं जो बिग पावर्स हैं, लाइक ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जो कि वेस्टर्न यूरोप के पावरफुल कंट्रीज हैं, वो इसके मेंबर होते थे। और इसी तरह के जो इंटरनेशनल अलायंसेस थे, जैसे सीएटो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ है, सेंटो है सेंट्रल एशिया कंट्री के साथ है। तो इसमें क्या होता था कि जो छोटे स्टेट्स होते थे, स्मॉलर स्टेट्स होते थे, वो भी इसके पार्ट होते थे इंटरनेशनल अलायंसेस के, और सुपर पावर्स भी। तो यहाँ पर हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि जो इंटरनेशनल अलायंसेस बने ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड में, उसके मेंबर कौन होते थे, सुपर पावर भी होते थे और स्मॉलर स्टेट्स भी होते थे। ठीक है, तो अब सवाल जो है हमारा वो ये है कि जो इंटरनेशनल अलायंसेस बने वो उसमें जो सुपर पावर्स होते थे वो अपने रिक्वायरमेंट को देखते थे, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो अलायंसेस करते थे। वो अलायंस में क्यों आना चाहते थे, क्यों आते थे वो अलायंस में, क्यों वो अलायंस करते थे, क्योंकि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती थी। उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वो अलायंस में आते थे। और साथ ही साथ जो स्मॉलर स्टेट्स थे, जो कि बिल्कुल, जिसको हम पावरफुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, वो भी कुछ कैलकुलेशन करके उनको लगता था कि अगर वो मिलिट्री अलायंस में शामिल होते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ कि हम चीज़ों को जोड़ करके देख रहे हैं कि अगर हम इधर से उस अलायंस में चले जाते हैं, उसके साथ हो जाते हैं, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, और तब हम उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। इसी को हम कैलकुलेशन कहते हैं, जोड़ तोड़ हिसाब किताब करना कि क्या करने से क्या होगा, एक तरह का एंटिसिपेशन करना, और फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। तो जो भी इंटरनेशनल अलायंसेस बने उसमें दोनों का ही इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। सुपर पावर्स का भी इंटरेस्ट था उन इंटरनेशनल अलायंसेस में शामिल होने में, और स्मॉलर स्टेट्स का भी इंटरेस्ट था। तो ये कहाँ तक सच है, हाउ फार इज इट करेक्ट टू से, ये कहना कहाँ तक सच है कि जो इंटरनेशनल अलायंसेस बने वो इसलिए बन रहे थे, वो इस हिसाब से बन रहे थे, इस तरीके से बन रहे थे कि सुपर पावर्स की रिक्वायरमेंट को भी वो फुलफिल करते थे एक तरफ, और दूसरी तरफ जो स्मॉलर स्टेट्स थे उनके भी रिक्वायरमेंट को, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से भी वो सही बैठता था इंटरनेशनल अलायंस। ये कहाँ तक सच है? तो ये हमारा जो इसमें आंसर है वो यही आंसर होगा कि ये बिल्कुल सच है। जो भी इंटरनेशनल अलायंसेस बने ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, all these international alliances were determined by the requirement of the superpowers on the one hand and calculation of the smaller states on the other hand. And इसमें पहले हम जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम इंटरनेशनल अलायंसेस के बारे में बताएंगे, किस तरह से डिफरेंट इंटरनेशनल अलायंसेस जो थे वो मौजूद थे, लाइक वार्सा पैक्ट एंड नेटो, सेटो, सेंटो। एंड देन वी विल से, इसमें दो पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद दो पार्ट में आपका आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट जो बताएगा कि सुपर पावर्स की क्या रिक्वायरमेंट थी, व्हाई दे नीडेड दीज इंटरनेशनल अलायंसेस। ठीक है, सुपर पावर्स को इंटरनेशनल अलायंस की क्या नीड थी, और दूसरी चीज जो देखेंगे वो ये था कि स्मॉलर स्टेट्स का क्या कैलकुलेशन था, उनको क्यों नीड होती थी इन इंटरनेशनल अलायंसेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पार्ट है वो ये है कि सुपर पावर्स की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो जो दोनों सुपर पावर्स थे वो ये चाहते थे कि अपने इन्फ्लुएंस को वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, इन्फ्लुएंस का जो एरिया है उसको वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में ले लें, और इसी के लिए वो इंटरनेशनल अलायंसेस करते थे। और वर्ल्ड जो है वो दो ग्रुप में बट चुका था, है ना। एक ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं यूएस ब्लॉक, और दूसरा सोवियत ब्लॉक।
और ये जो ग्रुप का डिवीजन हुआ था ये अलायंसेस के साथ ही स्टार्ट हुआ था। जो मिलिट्री अलायंसेस बनने स्टार्ट हुए थे इसी के साथ ये ब्लॉक्स बनना स्टार्ट हुआ। तो जो सुपर पावर्स थे जब वो किसी जिस तरह के मिलिट्री अलायंसेस की हमने अभी डिस्कस किया, नाटो, सेटो, सेंटो, वॉर्सोपैक, ये सारे मिलिट्री अलायंसेस में कॉमन एनिमी होता था। ठीक है, तो जैसे नाटो के जो मेंबर्स हैं उन सबका कॉमन एनिमी कौन है? यूएसएसआर। और अगर आपने यूएस के साथ मिलिट्री अलायंस कर लिया है तो फिर आप यूएसएसआर के साथ नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि जो सुपर पावर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरिया था, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर किसी स्टेट ने हमारे मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया है तो अब वो उस दूसरे मिलिट्री अलायंस को नहीं ज्वाइन करेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मिलिट्री अलायंसेस के ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते थे कि अब अगर एक में आपने एक के अगर आप पार्ट बन गए हैं तो आप दूसरे के पार्ट नहीं बन सकते, आप दोनों को लेकर नहीं चल सकते, या तो हमें चुनिए या उन्हें चुनिए। तो इस तरह का जो सिचुएशन था इसमें जो सुपर पावर्स होते थे वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को के साथ मिलिट्री अलायंस करना चाहते थे ताकि उनका इन्फ्लुएंस का एरिया जो है वो बढ़ जाए। दैट वाज द ओनली कंसर्न ऑफ द सुपर पावर। ये था सुपर पावर्स का रिक्वायरमेंट कि क्यों वो मिलिट्री अलायंसेस बनाते थे। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो पार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो स्मॉलर स्टेट्स थे उनका भी कुछ उनके भी रिक्वायरमेंट्स पूरे होते थे जिसकी वजह से वो मिलिट्री अलायंसेस में आना चाहते थे। उनके क्या रिक्वायरमेंट्स थे, क्या उनको लगता था कि बेनिफिट उन्हें होगा मिलिट्री अलायंसेस में अगर वो आते हैं, तो वो ये था कि उनको सुपर पावर्स की तरफ से एक प्रोटेक्शन का प्रॉमिस मिलता था, क्योंकि वो सुपर पावर के साथ जुड़ गए मिलिट्री अलायंसेस के थ्रू, तो अब सुपर पावर उनको प्रोटेक्शन देंगे किसी भी तरह का। अगर उस पर सपोज मोस्टली यही होता है, स्मॉलर स्टेट्स जो उस समय कंट्रीज छोटे छोटे कंट्रीज थे, नेबरिंग कंट्री के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो अगर उस तरह का कुछ भी सिचुएशन आ रहा है कि रीजनल लेवल के साथ उनका राइवलरी है, वॉर की सिचुएशन आ रही है, तो उस समय में उसको जो सुपर पावर्स हैं वो जिस भी ब्लॉक के साथ वो जुड़ा हुआ है उसमें जो सुपर पावर है वो उसकी हेल्प करेगा। इसके अलावा उनको वेपन्स की भी सप्लाई होती थी, मिलती थी। इन अलायंसेस में आने के बाद इकोनॉमिक एड भी मिलता था, क्योंकि इस तरह की जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो उनको इकोनॉमिक एड भी जो है ये पावर ब्लॉक्स जो थे वो अवेलेबल कराते थे, है ना। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो अलायंस सिस्टम जो फॉर्म किया था सुपर पावर्स के लीडरशिप में, उसका फायदा दोनों को मिल रहा था। सुपर पावर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, उन कंट्रीज का नंबर बढ़ रहा था जो कि उनके इन्फ्लुएंस में है, उनका दबदबा, उनका पावर, उनका डोमिनेंस बढ़ रहा था, और जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उनके भी जो सेल्फिश इंटरेस्ट, जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहेंगे, नॉट सेल्फिश इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट उनका कंप्लीट पूरा हो रहा था, क्योंकि उनको इकोनॉमिक एड मिल रहा है, वेपन्स मिल रहा है, प्रोटेक्शन का प्रॉमिस मिल रहा है, जो नेबरिंग कंट्री है राइवल उनके साथ उनके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो ये चीज़ें थी। जैसे अगर हम पाकिस्तान को ही देखें तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ मिलिट्री अलायंस में था, और इस कारण से हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका से हर समय हर तरह का हेल्प मिलते रहा, चाहे वो वेपन्स से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक एड हो, और इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो मजबूत बना रहा, जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये कोल्ड वॉर का ही नतीजा था, एंड दैट इज व्हाई वी सी कि व्हेन कोल्ड वॉर एंडेड उसी के साथ साथ सारी जो समीकरण है वो बदल जाते हैं। पाकिस्तान जिसको कि इतना ज़्यादा अमेरिका का सपोर्ट मिलता रहा ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये अलग चीज़ है, इसको यहाँ पर लाने का मतलब सिर्फ ये है कि चीज़ों को समझने से ज़्यादा बढ़िया रहता है ना। तो इसमें हमारा जो आंसर फॉर्म होगा उसके जो मेन पॉइंट्स है, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द मेन पॉइंट्स, यू विल हैव टू एलाबोरेट योर आंसर, ओके। So you must write down this question. It's very important question. Okay.
आंसर में हम इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका वही आएगा कि इंटरनेशनल अलायंसेस से क्या हम मीन करते हैं। इंटरनेशनल अलायंसेस वही उसमें नाटो, सेटो, सेंटो, वार्सो पैक्ट, इन सब के बारे में एक बहुत हल्का में, बहुत छोटे में 3-4 सेंटेंसेस में इसको कंप्लीट करना होगा। एंड देन हम देंगे कि सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर आएगा वो है रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर पावर्स। इनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, टू increase the to expand their sphere of influence. In different parts of the world. और जो इसके बाद हमारा पॉइंट है तो थर्ड है, जिसमें कि हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, then supply of weapons, economic aid, and then support in rivalry with neighboring कंट्रीज। जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ अगर उनकी राइवलरी है तो उसमें उनको सपोर्ट मिलता था। तो ये कैलकुलेशन था स्मॉलर स्टेट्स का। ये इस पूरा का पूरा ये चीज जो है ये हमारा आंसर फॉर्म करेगा। ओके, एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड व्हाट रोल was played by it in changing NAM into an economic pressure group। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें बताना होगा कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से हम क्या मीन करते हैं, ये टर्म कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, एंड देन हमें बताना होगा कि इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की जो बात हुई उसने किस तरह से नैम को एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप का फॉर्म दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सो दिस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो कि जिसे हमें एक्सप्लेन करना है, ये क्या है।
न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो एक आइडिया है, और इस आइडिया का जिसको हम कहेंगे कि ओरिजिनेट करता है इस के साथ कि अगर हम वर्ल्ड को देखें तो पूरी दुनिया को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट इज डेवलप्ड कंट्रीज एंड द सेकेंड इज डेवलपिंग कंट्रीज. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं? दे आर द कंट्रीज ऑफ यूरोप, है ना, अमेरिका है, यूरोप है, ये सब कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं. इधर रसिया है, ये सारी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं. जो दूसरी तरफ जो जिन कंट्रीज को हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जुड़ा हुआ देखते हैं, ऑल दोज कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज. क्योंकि ये सारी कंट्रीज जो हैं वो कंट्रीज हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिनको इंडिपेंडेंस मिला. दे गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो ऑब्वियसली उनका दे वर अंडर द कॉलोनियल रूल एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय देयर कॉलोनियल पावर्स. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इन कंट्रीज का पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया. और जब आज़ादी मिली उसके बाद इनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज इनके सामने था वो यही था कि कैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज दीज कंट्रीज आर फेसिंग आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस वाज टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इन कंट्रीज में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ वो सही नहीं कहा जा सकता है. अभी भी आज भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है बहुत सारे इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जुड़े हुए कंट्रीज में. और इसी के साथ एक नया टर्म जो है वो आता है और उसको हम क्या कहते हैं? LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. तो ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये नाम के ही कंट्रीज हैं जहाँ पर जो दुनिया की सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज है ना. तो अब ये सवाल उठा कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर प्रिवेल कर रहा था उस समय, और ये 1970s की बात है, जो इकोनॉमिक ऑर्डर प्रिवेल कर रहा था दैट ऑर्डर वाज नॉट डेमोक्रेटिक. द इकोनॉमिक ऑर्डर वाज इन फेवर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. तो अब ये डिमांड इधर से ही आया, नॉन अलाइन्ड कंट्रीज की तरफ से ही आया कि इस इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज करने की जरूरत है. इसको इस तरह से चेंज किया जाए कि ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फेवरेबल होना चाहिए. क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज का इतने दिनों से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो ये उनके लिए फेवरेबल वाली सिचुएशन हो जाए, या फिर अगर डेमोक्रेटिक भी हो जाता है ये, जिसमें कि डेवलप्ड कंट्रीज के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो नहीं किया जाए, सबके साथ बराबरी वाली चीज़ अगर हो जाए तो भी सही रहेगा. तो इनकी यही डिमांड थी कि एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो आना चाहिए. जो अभी प्रिवेलिंग इकोनॉमिक ऑर्डर है दैट इज अनफेयर, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी, दैट इज अनडेमोक्रेटिक. तो उसकी जगह पे एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की नीड है. और इसी में हम देखते हैं कि अंकटैड का एक नाम आता है, वो क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. अब ये जो अंकटैड है इसने एक अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट किया किस ईयर में? 1972 में. और इस रिपोर्ट का जो नाम था वो क्या नाम था? टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट. ठीक है, द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया in the year 1972, the report was named as Towards a New Trade Policy Towards a New Trade Policy for Development. ठीक है, और यही जो रिपोर्ट इनकी आई उसके ही
उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की डिमांड की गई। रिपोर्ट का नाम तो ये है कि एक नई ट्रेड पॉलिसी को हम अडॉप्ट करें ताकि पूरी वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो। सिर्फ ये नहीं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ही फायदा मिले, ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। इन्होंने इस नई ट्रेड पॉलिसी का जो बात की उससे क्या आएगा, उससे एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर प्रिवेल करेगा। ठीक है, और इस रिपोर्ट में बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की गई, जैसे कि जो एलडीसीज हैं उनको अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे उन्हीं का कंट्रोल होना चाहिए। बिकॉज आज के समय में भी हम देखते हैं क्या कि है तो वो ये आज़ाद कंट्री, बट एक्चुअली दे आर नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट, क्योंकि उन पर आज भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना कब्जा जो है वो जमाए हुए हैं। दे आर स्टिल कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ दीज कंट्रीज। तो ये रिसोर्सेज उन्हीं कंट्रीज को यूज करना चाहिए। इस तरह की डिमांड्स, रिफॉर्म्स के डिमांड्स रखे गए। और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि मार्केट को लेकर के, कि अगर एलडीसीज जो हैं उनकी मार्केट अगर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ओपन है तो डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट्स भी इनके लिए ओपन होना चाहिए। दैट इज डेमोक्रेटिक बेस्ड ऑन इक्वालिटी। और यही है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अगर इन रिफॉर्म्स को मान लिया जाए तो ये एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर को सेटअप करेगा, है ना। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज का में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या एलडीसीज हैं उनके यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसका रीज़न कॉलोनियल पावर ही रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई किसी भी तरह के डेवलपमेंट को प्रोहिबिट कर दिया गया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया था। तो अब जो टेक्नोलॉजिकल गैप आ चुका है डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में, तो ये गैप कैसे फिल होती है, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को। तो जब हम इम्पोर्ट करते हैं हमसे बहुत ज़्यादा उसके प्राइस लिए जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कॉस्ट को कम किया जाए ताकि हमारा जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वो गैप कम हो जाए, बराबरी पे आ जाए, है ना। यही है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इसमें एलडीसीज जो है उसको उनका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में भी ज़्यादा रोल होना चाहिए। जैसे हमने इन बातों को हम लोग कई बार कह चुके हैं कि जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इन सब में क्या होता है कि जो पावरफुल कंट्री है, जो रिच कंट्री है, उनका ही चलता है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल कंट्रीज। तो ये नहीं होना चाहिए। ये डिमांड्स थी अंकटेड की तरफ से। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये रिफॉर्म्स के डिमांड किए थे, और इसी के बेसिस पे अगर जो इकोनॉमिक ऑर्डर बनेगा उसको हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहते हैं। और ये हुआ कि 1970s का जो पीरियड था, जो डिकेड था, उसमें NAM जो है वो बिल्कुल एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने लगी, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गए इस समय में जब ये रिपोर्ट आई। और NAM के थ्रू एक तरह का जो प्रेशर है वो डेवलप्ड कंट्रीज पे बनाया जाने लगा कि वो इसके जो रिफॉर्म्स की बात की गई है उसको वो मान ले। ठीक है, तो 1970s के मिड तक, 1975 तक हम देखते हैं कि NAM जो है वो इस रोल को बहुत अच्छे से पूरा कर रहा था। लेकिन 1980s में आते आते धीरे धीरे जो ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का जो डिमांड था वो उतना मजबूत नहीं रह गया, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि एक तो डेवलप्ड कंट्रीज कभी भी नहीं चाहेंगे डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को लाना, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक होगा, इक्वालिटी पे बेस्ड होगा, तो फिर उनका लॉस होगा और वो कभी भी अपना लॉस नहीं करेंगे, है ना। तो उनकी तरफ से स्टिफ अपोजिशन आ रहा था और वो पूरे एकदम एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे। लेकिन जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जुड़े हुए जो कंट्रीज थे वो एक यूनिट की तरह काम नहीं कर पाए, क्योंकि हर कंट्री के अपने अपने नीड्स थे और अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने, अगर वो उनको ये लगा कि वो डेवलप्ड कंट्रीज का साथ छोड़ देंगे तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा, इस तरह से वो बट गए और ये इस रोल को ज़्यादा निभा नहीं पाए। तो इसको हम समाप्त करेंगे। इसका आंसर में हमारा क्या मेन पॉइंट होना चाहिए, दैट इज आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओनली पॉइंट्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो हमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को ही एक्सप्लेन करना होगा। और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात क्यों हो रही है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ऑर्डर था वो क्या था, दैट वाज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग
इकोनॉमिक ऑर्डर was based on inequality। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये आएगा और इसमें दूसरा आएगा कि एलडीसीज जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है उसको हमें बताना है कि किस तरह से कुछ कंट्रीज हैं जो कि जिनका बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे कि किस तरह से अंकटेड ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1972 में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट एंड उनके रिफॉर्म्स जो थे उसको भी हम लोग को बताना होगा कि किन रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, और देन इसके बाद ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में इतना हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है कि कैसे, जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि what role was played by it in changing NAM into an economic pressure group। तो ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात हुई उसके कारण NAM जो है वो एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम सेकंड पार्ट जो है उसमें हम यही बताएंगे कि NAM के मेंबर कंट्रीज कौन है। मोस्ट ऑफ दी are LDCs, least developed countries, and many are developing countries। एंड नेक्स्ट हम इसमें ये पॉइंट देंगे कि जो नाम है वो 1970s के डिकेड में पूरी तरह से एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने लगा। क्योंकि इसके जो भी मेंबर्स थे वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज थे या लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे, और जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड आई वो एलडीसीज के लिए ही था, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही था। तो ये डिमांड को रखा गया नैम की तरफ से। ठीक है, और इस तरह से नैम जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। लेकिन 1980s आते आते ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की जो इनिशिएटिव थी दैट स्टार्टेड टू बी फेडेड अवे, वो फेड करने लगता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ यूनिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज में यूनिटी नहीं थी, और दूसरी चीज क्या है इसी के साथ साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे वर हाईली यूनिफाइड, है ना। हाईली यूनिफाइड। तो इस तरह से ये हमारा कंक्लूडिंग पार्ट हो जाएगा क्यों ये फेड होने लगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। We will discuss some other questions in the next class.